हेलो। तो सबसे पहला है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है, आप में से कौन बताएगा? एक बताए कम्युनिकेशन क्या होता है? The way of instructing child to parent. The way of हाँ ग्रुप में the तो way लिंक of चला गया है। instructing child to parent or teachers, that is communication. ओके, कम्युनिकेशन इज द वे वी आर इंस्ट्रक्टिंग, द अच्छा वे रुको वी रुकिए आर आप रुको टॉकिंग। रुकिए जिस आपको तरह क्या से बोल हम रहे हैं? बच्चों तक सॉरी अपनी बातें पहुंचाते हैं, तो क्या उनसे क्या बात पूछ रहे करने की थे? कोशिश करते हैं, है ना? और Yes. बच्चा समझ रहा है नहीं समझ रहा है, इसके इसका एक कंसर्न रखते, दैट इज एक वो एक आई इफेक्टिव समझ में बात कम्युनिकेशन। है। उसके लिए हम क्या क्या चीजें उनके साथ करें उसको मैं बताऊंगी अभी। Yes, yes. Wait. Just a minute. Wait. मैम कुछ बोल रही है। सुन रहा है? सुनो ऊपर से स्लाइड गया क्या हो गया? वो स्लाइड विजिबल है आपको? No, ma'am. चुप रहा तू। Yes, ma'am. Now it's Yes, ma'am. visible. Now it's visible. Is it visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, No, ma'am. no, no. हाँ जल्दी लिंक You are visible. So now stop. No, no. I'm not asking whether I am visible or not. You, the slide is visible or not? You tell me. Yes, The ma'am. slide. Yes, Slide slide is and not Slide slide and slide both. both of are Both visible, of ma'am. are visible, ma'am. मैम प्लीज मैम प्लीज आप जितने पार्टिसिपेंट्स हैं एक बार बैक करके जाइए, विजुअल हो रहा है। आप लोगों ने सिर्फ मैम को जो पिन किया होगा पिन इसलिए किया होगा विजिबल इसलिए विजुअल आपको दिख नहीं रहा होगा। Try once. Is it visible? Visible, ma'am. Not visible. Yeah, visible. Okay, okay, okay. Thank you. ये बड़ा। Okay. Am I audible? Yes, Yes, Yeah. yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. So for effective communication, अभी ये हमारा कम्युनिकेशन जो हमारी बातचीत बच्चों के साथ इफेक्टिव कैसे हो? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज एक्टिव लिसनिंग। व्हाट इज एक्टिव लिसनिंग मैं समझाऊंगी। एक्टिव लिसनिंग क्या होती है? एक्टिव लिसनिंग का मतलब है कि जब बच्चा हमारे से हमसे बातें कर रहा है तो वो ये उसे ये समझ हो कि
और वो कैसे कर सकते हैं? जैसे हम आपस में हम भी जब देखते हैं, जब हम बातें करते हैं और हमें लगता है कि कोई इंटरेस्टेड है, तो वो कैसे लगता है कि वो इंटरेस्टेड है हमारी बातों में। जब हम आई टू आई कॉन्टैक्ट डाल के बात करते हैं, जब हम कुछ ऐसे सर को हाँ ना में मिलाते हैं कि हाँ हम बातों को आपकी समझ रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड एक्टिव लिसनिंग। रिफ्लेक्टिव लिसनिंग और एक्टिव लिसनिंग में हम कुछ बीच में क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, विच शोज कि हाँ हम आपकी बातों में इंटरेस्टेड हैं। तो बच्चा जब आपसे बात कर रहा है तो उसकी बातों में आपको इंटरेस्ट दिखाना है। तो जब बच्चा जब ऐसे देखेगा कि पेरेंट्स मेरी बातों में इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो वो आप केवल इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे, बच्चा भी सीख रहा है कि एक्टिव लिसनिंग कैसे करनी है। तो दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि केवल आप उसे उसकी बातों को सुन नहीं रहे ध्यान से, बल्कि आप उसे सिखा भी रहे हैं कि ध्यान से कैसे सुना जाता है। तो दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वॉट एवर वी आर डूइंग। वो कुछ भी मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि पेरेंट्स को करना चाहिए, उसके पीछे का एक सीक्रेट यही है कि पेरेंट्स जब करेंगे तो बच्चा उससे सीख रहा है कि अच्छा आई एम सपोज टू डू लाइक दिस, अच्छा इन चीज़ों को ऐसे करनी चाहिए। तो जो कैच है इन सारी चीज़ों का यही है कि बेसिकली हम ऐसा कर रहे हैं और साथ साथ बच्चों को सिखा रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। तो रिफ्लेक्टिव लिसनिंग, अभी रिफ्लेक्टिव लिसनिंग क्या है? रिफ्लेक्टिव लिसनिंग है कि जैसे मैं कुछ बोल रही हूँ और आप उसे रिपीट करें। जैसे मैंने अगर कहा जैसे बच्चा कहा कि आज मेरे स्कूल में ऐसा हुआ और मैंने ऐसे किया, तो आप उसे दोबारा बोले अच्छा ऐसा हुआ और आपने ऐसे किया। सो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिव। रिफ्लेक्ट जाए फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस आए। तो इसी तरह से ये रिफ्लेक्टिव लिसनिंग जो होती है, इसका मतलब होता है कि बच्चा एक बार रिपीट child will speak you be having heard parent is और आप जो भी इस डिपार्टमेंट में लर्न से उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि try this with the children. So these active listening, reflective listening, speaking clearly, जो भी हम बच्चे को कुछ कमांड दे रहे हैं, उन्हें कुछ बता रहे हैं कि ऐसे करना है, so that should be very clear command. ऐसा नहीं कि आप कुछ एम्बिग्यूअस बोल रहे हैं, कुछ ऐसा बोल रहे हैं, कुछ दो चीज़ें एक साथ बोल रहे हैं मिला के, तो फिर बच्चा जो है कंफ्यूज हो जाएगा। और अगर कंफ्यूज होता है बच्चा, वो पूछ नहीं पाता है कि हाँ आपने क्या कहा था, और वो कुछ कर देता है और उससे वो फिर हम उसका अपना गुस्सा उन्हें दिखाते हैं, तो इस बच्चे की गलती नहीं होती, बिकॉज बच्चे को सही क्लियर कमांड नहीं मिला, इसलिए वो समझ ही नहीं पाया कि उसे करना क्या था। तो इसीलिए हमें जो है बच्चों से जब बात करनी है तो बिल्कुल क्लियर वे में क्या हम चाहते हैं एग्जैक्टली वही बोलना है, जो हम बोलना चाहते हैं वही चीज़ कन्वे होनी चाहिए बच्चों को, बच्चा उसे समझना चाहिए वैसे। ऑलराइट, ये 3 चीज़ें क्लियर हैं आप लोगों को? हाँ, Yes, ma'am. इज इट मेकिंग सेंस टू यू ऑल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sure. Then Yes, ma'am. avoid bribes. Bribes क्या होता है? What is bribe? जब हम बच्चे को बोलते हैं अच्छा ये कर लो तो आपको चॉकलेट मिलेगी, कहते हैं ऐसे? Do we tell them? Yes, कि yes. अच्छा आज आप अच्छे से स्कूल से जाओ और पढ़ के आओ और अच्छा करोगे तो आपको ये मिलेगा। So what is this? This is being bribed. तो अवॉइड ड्राइविंग मतलब हम उन्हें रेज करें, उन्हें एनकरेजमेंट दें, बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ चॉकलेट और बिस्किट्स और एनी थिंग विच वी जनरली डू, बट rather it should be in the form of just pat on their back, just give them a hug. It should be और हमारे जो प्यार की जो भाषा है उससे हम encouragement दे सकते हैं, उससे वो encouragement उन्हें वही encouragement मिलेगी, है ना? We can give them chocolate, but not as a not that occasion when they have done well. आप उन्हें पेशेंस दें, बट उन्हें ऐसी आदत नहीं बनाएं कि जब वो अच्छा करते हैं तभी मिलेगा, राइट? तो वो जब अच्छा कर रहे हैं तो उनके लिए प्रेज का फॉर्म अलग होना चाहिए। We
can just compliment them, we can just say well done, we can just जब 4 लोग बैठे हों तो उनके बारे में कुछ अच्छी बातें बोलें, तो उससे उनका जो है सेल्फ स्टीम भी हाई होगा। अभी हम सेल्फ स्टीम भी देखेंगे कि क्या होता है और वो कैसे हाई हो सकता है। तो we don't have to bribe them in the form of giving them gifts and all. Then explaining feelings. अभी क्या होता है कि इवन बड़ों को भी हम जब जैसा फील कर रहे हैं तो हमें एक्सप्रेस करना नहीं आता है, वरना हमें ये क्लू होता है कि क्या होगा तो हमारे साथ हम कैसा फील करेंगे, विच इज़ वेरी वेरी इन थिंग नाउअडेज। आजकल आप अगर देखेंगे, ट्रेंड देखेंगे, तो IQ से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है EQ में, राइट? इमोशनल कोशेंट, इमोशनली इंटेलिजेंट, ये सारी चीज़ें जो है वो ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है। तो इमोशनली इंटेलिजेंट हम कैसे बनेंगे? तो अगर हम अपनी फीलिंग्स को समझ पाएंगे और उसकी समझ के फिर उस तरह से हम एक्ट कर पाएंगे, दूसरों के साथ एम्पैथाइज कर पाएंगे। एम्पैथाइज करना मतलब कि दूसरे किस तरह से किस इमोशन से गुजर रहे हैं उसको हम समझ पाएंगे, तो हम ज़्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट हो सकते हैं। तो इसलिए राइट फ्रॉम द बिगनिंग अगर हम उन्हें सिखाएं कि बच्चा आप जो ऐसे हैं तो ये आप यू आर फीलिंग हैप्पी लाइक दिस, आप अगर ऐसे अगर आपकी बॉडी में ऐसे हो रहा है, आप शिवर कर रहे हो, आपको पसीना आ रहा है, तो दिस इज यू आर एंग्री। एंड देन जब एंगर हो रहा है तो आपको कैसे बिहेव करना है, ठीक है? तो वो फीलिंग्स को भी एक्सप्लेन करना, फीलिंग्स को डील करना, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। बिकॉज बच्चा अगर नाराज हो रहा है, अगर गुस्सा कर रहा है, तो एक तरह से वो कम्युनिकेट कर रहा है ना, नॉन वर्बल वे में आपको बता रहा है कि ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है, राइट? So that is also communication. So explaining feelings. Then focus on behavior. Generally क्या होता है कि हम बच्चों को we start putting in their mind कि आप बुरे बच्चे हो, you are a bad boy. अभी ये ऐसा समझा सकते हैं या समझाना चाहिए कि बच्चे कोई भी बुरे या अच्छे नहीं होते, उनका बिहेवियर बुरा या अच्छा होता है। अगर आप बहुत अच्छे लड़के हो, आपका ये बिहेवियर जो है वो बुरा है, आप इसे ठीक कर लो एंड यू आर अ गुड बॉय, यू आर ऑलरेडी अ गुड बॉय, जस्ट दिस बिहेवियर ऑफ योर्स इज नॉट गुड, ठीक है? तो फोकस ऑन दैट। और जब हम उनसे बातें कर रहे हैं, उनको कुछ समझा रहे हैं, तो हमें फोकस भी बिहेवियर पर ही करना चाहिए। When leading by example, this is the most important। कि हम गलती यहीं पे करते हैं कि हम बच्चों को बोलने के लिए तो बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस देते हैं, बहुत सारे निर्देश देते हैं, बहुत सारे डूज और डोंट्स सिखाते हैं, उन्हें बताते हैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो हम उन्हीं चीज़ों को करते रहते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि बच्चा जितना हम बोलेंगे उससे नहीं सीखते हैं, उससे ज़्यादा सीखते हैं कि हम कर क्या रहे हैं, उसको देख के बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। अगर हम कह रहे हैं कि आपको डाइनिंग टेबल पर ही खाना है, तो हमें भी डाइनिंग टेबल पे ही बैठ के खाना है। ऐसा नहीं कि बच्चों के लिए अलग रूल और हमारे लिए अलग रूल होगा, एंड देन बच्चे दे विल अंडरस्टैंड कि ओके दिस अप्लाइज ओनली टू मी। ऐसा नहीं होता है। सो वी हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल। हम जो भी चीज़ें उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो पहले हमें खुद करनी चाहिए। ऑलराइट, आई होप these points are clear to you all. Active listening क्या होती है? Yes, ma'am. Reflective listening क्या होती है? Then speaking clearly must be clear to you all. Avoiding bribes मैंने बताया क्या होता है? Explaining feelings, focus on behavior and leading by example. और these are the part of effective communication. ये सारी चीज़ें अगर हम बच्चे के साथ करें तो they will be able to communicate their feelings and their issues very comfortably with us. ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है अगर हम इफेक्टिव पेरेंट्स बनना चाहते हैं। राइट, then next is a self-esteem. Now what is self-esteem? कोई मुझे बता सकता है what is self-esteem? Intrinsic
इंट्रिंसिक मोटिवेशन, आई थिंक सो। नो नो नो, जब बच्चा यानी बकबकाता अपने है आप ना, को मतलब अपने आप में कैसे जो हमें बोलता है बिहेव करना बकबकाता और है ना, किस वही तरह है। बनाना है, इट इज सेल्फ नो, इसको मॉडल लेके फिर हमें किस तरह अपने आप को मैनेज करना है, कब उसी को बोलते हैं सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम होता है कि हम किस तरह से अपने आप को देख रहे हैं, हम कैसा अपने आप को देख रहे हैं। डू वी फील दैट वी आर गुड इनफ और डू वी फील दैट वी आर गुड फॉर नथिंग। ओके, सेल्फ स्टीम मुझे होता है। तो हम अगर आप सपोज करो कि बच्चे का सेल्फ स्टीम हाई है तो बच्चा क्या करेगा, और बच्चे का सेल्फ स्टीम अगर लो है तब बच्चा क्या करेगा। बताओ आप, सेल्फ स्टीम हाई है तो क्या कैसा होगा बच्चा। अगर सेल्फ स्टीम हाई है तो वो ज़्यादा एक्टिव और ज़्यादा कंफर्टेबल कहीं भी वो कर मतलब कॉन्फिडेंट, बहुत कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट है। हाँ, वो हाँ, कॉन्फिडेंट कर सकता है और वो किसी भी फील्ड में, चाहे वो छोटा बड़ा किसी भी फील्ड में वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकता है, चाहे एक्सीलेंट, बहुत अर्जुन को बढ़िया, ब्लॉक करो। बहुत बढ़िया। और अगर बाई द वे वो लो है तो वो पार्टिसिपेशन जो होता है उसका एकदम लो हो जाता है, क्योंकि वो सबसे कट्टा चाहेगा। ओके, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। एंड दिस इज ट्रू फॉर एडल्ट्स ऑल्सो, है ना, क्योंकि जो बच्चे हैं वही तो धीरे धीरे एडल्ट हो रहे हैं, अचानक से तो कोई एडल्ट नहीं हो जाता है। जो हमारा बचपन है उसका ही तो इम्पैक्ट होगा जब हम बड़े हो रहे हैं। तो जब बच्चा है और उसका सेल्फ स्टीम हाई है तो वो बड़ा होके भी वो क्या होगा, हाई सेल्फ स्टीम वाला बनेगा, है ना। हाँ, तो इसीलिए टू हैव अ हाई सेल्फ स्टीम इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज वन थिंग विच वी कैन अचीव। अगर हम इफेक्टिव पेरेंटिंग करते हैं तो अपने बच्चों का सेल्फ स्टीम हाई करने में पूरे सक्षम हो सकते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सा तरीका हो सकता है, व्हाट आर द वेज टू बूस्ट सेल्फ स्टीम। अभी अपने बच्चे का हमने जान लिया कि सेल्फ स्टीम अगर हाई रहे तो बच्चा कॉन्फिडेंटली करेगा और उसका लास्ट में तो बहुत he लोग will जो be or लिखते she हैं will धान be धान धान a करके सब लोग। confident adult। तो हमें अभी से एज अ पेरेंट हम चाहेंगे ना कि बच्चे का सेल्फ स्टीम हाई हो, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, वो सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पे। तो उसके लिए बी अ गुड रोल मॉडल। अगेन, रोल मॉडल कौन होता है, हु इज अ रोल मॉडल। जिसे देख के उसे फील हो कि मैं उस जैसा बनना चाहता हूँ। वेरी फॉर गुड, एग्जाम्पल कोई बट किड हो, ये वो मैम जो है ना, यस, कोई श्रेया, श्रेया यस मैम, यस मैम। जो तो मैम है ना, जैसे कोई बच्चा हो, जैसे फॉर ए पेरेंट, बट आई एम ऑल्सो पेरेंट और टीचर ऑल्सो। तो केवी जब मैं 16 से छोटी था। थी तो जब मुझे देखकर जैसा ऐसा लगता था कि जैसे एपीजे अब्दुल कलाम को देखा तो लगता था कि जैसा ऐसा हो, चाहे मैं करूँगी तो बहुत अच्छा लगेगा, साइंस लेके सब्जेक्ट पढ़ना ये सब। तो ये सब हो गया कि रोल मॉडल किसी को रख के और उसके जैसा बनना। वेरी बहुत बढ़िया। एनीवन एल्स अदर देन श्रेया, कोई कुछ और बोलना चाहेगा। बच्चों को मोबाइल से दूर कैसे रखें, ज्यादातर बच्चे मोबाइल के हैवी हो गए बहुत। हाँ, वो उस पे भी मैं आऊंगी। अभी मैं सेल्फ स्टीम के बारे में बात कर रही हूँ, तो आप लोग आई होप समझ पा रहे हैं इस चीज को। हाँ, समझ तो रहे हैं। हाँ, यस मैम। ठीक है, मैं आपके उसमें भी क्वेश्चन आऊंगी। सर ये लास्ट में बहुत लिए जाएंगे। हाँ हाँ, आपके क्वेश्चन सर लास्ट में लिए जाएंगे, डोंट वरी सर। अभी आप बस मेरे साथ रहें और जो मैं बोल रही हूँ उसको समझे। मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर दूंगी लास्ट में। अभी आते हैं डिस्कशन पे, ठीक है। और मोबाइल वॉचिंग वैसे भी मैंने इसमें कवर किया हुआ है। लेट मी कम टू दैट पॉइंट। तो इसके लिए हम तो एक गुड रोल मॉडल हो सकते हैं कि मतलब हम अगर कॉन्फिडेंटली कर रहे हैं तो बच्चे सीख रहे हैं हमें देख, तो हमें खुद से अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है, ठीक है। और ऐसा छोटे बच्चों के साथ जैसा भी पूछा उन्होंने कि मोबाइल कैसे रख सकते हैं, तो पेरेंट ही मोबाइल कम यूज करे, एज एन रिफ्लेक्शन होगा कि बच्चे भी नहीं यूज करेंगे, कम यूज करेंगे। पेरेंट की तरफ मोबाइल। यस मैम। okay, then help kids learn to do stuff which make them feel
घबराओ। अभी ये बच्चे छोटे हैं, बच्चों को इतना पता नहीं है कि मैं क्या करूँ तो अच्छा है, क्या नहीं करूँ। तो हम एज अ पेरेंट हम क्या कर सकते हैं, हम उनके जो कैलिबर है, उनके अंदर जो जो उसकी स्किल्स है उसको पहचान सकते हैं और उन्हें एनकरेज कर सकते हैं कि आप ये करो, नई नई चीज़ों से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। जैसे कुछ गेम्स में उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं, या जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं उनमें हम कीपली ऑब्जर्व करके कि बच्चा किसमें इंटरेस्ट ले रहा है और किससे अच्छा कर रहा है, उन चीज़ों को धीरे बोल रहा हम लग जो रहा है, डरा रहे हैं। इसलिए स्कूल में इतनी सारी चीज़ें कराई जाती हैं। स्कूल में केवल पढ़ाई तो नहीं होती है, और भी साथ में बहुत सारी चीज़ों का एक्सपोजर होता है। और सपोज अगर स्कूल नहीं दे रहा है एक्सपोजर, हम अपनी तरफ से दिलवा सकते हैं बच्चों को। तो हमें अदर देन एकेडमिक्स और भी चीज़ों से बच्चों को एक्सपोज कर सकते हैं, और फिर हम देख सकते हैं कि बच्चे का इंटरेस्ट किस में है ज़्यादा, और फिर उस चीज़ को हम प्रमोट कर सकते हैं। क्यों, अगर बच्चा उस चीज़ में मतलब अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाता है तो उसका सेल्फ स्टीम हाई होगा डेफिनेटली। ठीक है, तो ये एक तरीका है बच्चे के सेल्फ स्टीम को हाई करने का। ये अदर देन एकेडमिक्स तो है ही, वो तो लेके चलना ही है। उसके अलावा भी और भी चीज़ें जो हैं उनको उससे हम उन्हें एक्सपोज करें, और हम ऑब्जर्वेंट रहें कि बच्चा किस में इंटरेस्ट ले रहा है और किस में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और जिसमें वो अच्छा कर रहा है उसके लिए हम उसे प्रमोट करें। तो वो चीज़ जो है वो बच्चे को एक कॉन्फिडेंस देगी और सेल्फ स्टीम उनका हाई रहेगा। प्रेज एफर्ट्स एंड डोंट डू हार्श क्रिटिसिज्म। जो एफर्ट्स जो भी वो कर रहा है उसको हम प्रेज जरूर करें। देखिए, हमारे लिए ये बहुत छोटी सी चीज़ होती है, लेकिन बच्चों के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर पेरेंट्स अगर 2 शब्द भी उनकी पढ़ाई में बोल दें विच इज़ जेन्युइन, जो कि सही है, जो बच्चे ने किया है एफर्ट्स और उसके लिए हम उसे प्रेज करें, तो ये बहुत ही छोटी बात लगेगी, लेकिन बहुत बड़ी बात होगी उनके लिए। और हार्श क्रिटिसिज्म हम नहीं करेंगे। अगर हम किसी चीज़ से उनकी किसी भी चीज़ से खुश नहीं हैं, उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो उसका हार्श 10 लोगों के सामने उन्हें नीचा नहीं दिखाएं। अलग से उन्हें अलग बुला के उन्हें समझाएं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को समझाएं, बता सकते हैं कि बेटा आप ये जो कर रहे हो ये सही चीज़ नहीं है, इससे ये चीज़ें हो सकती हैं, उसके कॉन्सिक्वेंस को समझाएं। ठीक है, तो हार्श क्रिटिसिज्म नहीं करना है, एफर्ट्स को उनकी प्रेज करना है। दिस विल ऑल्सो गिव देम अ हाई सेल्फ esteem. Let them know valued and important they are. You have to let them know कि भाई आप जो है मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी हमें उन्हें एहसास दिलाना चाहिए। एनकरेज हेल्दी फ्रेंडशिप की तरफ, बिकॉज देखो क्या होता है कि बच्चे जो हैं अगर आप उनसे फ्रेंडली नहीं रहोगे, तो बट एट द सेम टाइम आई विल कम टू देयर ऑल्सो कि हाउ टू डिसिप्लिन देम, वो भी एक अलग चीज़ है। बट एट द सेम टाइम ऐसा रिलेशन ज़रूर रखना चाहिए बच्चे से ताकि वो आपके पास आए और आपसे अपनी सारी चीज़ें शेयर करें। सो दैट इज़ अ फ्रेंडली बिहेवियर। ऐसा नहीं हमेशा डरा धमका के रखें ताकि बच्चे आएंगे नहीं, बट ऐसा भी नहीं है कि हम इतने फ्रेंडली हो जाएं कि जो है बच्चा जो कर रहा है हम उसमें बोल भी ना पाए। बट इट शुड बी अ बैलेंस्ड काइंड ऑफ रिलेशन। लेट किड्स हेल्प एंड गिव। बच्चों को हम सिखाएं कि किस तरह से दूसरे की मदद करनी है और देना सिखाएं। इससे भी उन्हें वो फील आता है कि यस दे आर ऑफ सम यूज, वो किसी के लिए वो उपयोगी बन रहे हैं, वो उन्हें एक अच्छी पॉजिटिव फीलिंग देती है। सो दैट्स व्हाई यू शुड मेक देम हेल्प अदर्स एंड यू शुड टीच देम टू गिव थिंग्स टू अदर्स, शेयरिंग। देन यूज पॉजिटिव एफर्मेशन। पॉजिटिव एफर्मेशन का मतलब क्या होता है कि चीज़ों को जो है वो हम अपने आप को बोलें कि मैं ये अच्छा कर सकता हूँ, मैं ये अच्छा कर सकता हूँ। ये क्या होता है, ये हमें स्ट्रेंथ देता है, अपने आप को अंदर स्ट्रेंथ देता है अगर हम ये चीज़ें अपने आप से बोलें। तो हमें पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन बोलनी है रैदर देन गिल्ट फीलिंग के साथ रहना कि अरे मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मैं क्या कर सकता हूँ। ये सारी नेगेटिव चीज़ें जो हम अपने आप से बोले वो नहीं बोलना है। हमें अपने आप से पॉजिटिव चीज़ें बोलना है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो ये कर सकता हूँ। तो इस तरह से पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन देंगे। इतना क्लियर है? यस मैम। ओके,
नाउ डिसिप्लिनिंग इफेक्टिवली, अभी बच्चों को डिसिप्लिन भी करना है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर. हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट टू डिसिप्लिन देम इज वेरी इंपॉर्टेंट? यस मैम. It's very important to discipline the kids, ma'am. ओके, तो आपको क्या लगता है कैसे करना चाहिए डिसिप्लिन? उनको डिसिप्लिन करना चाहिए ये बता करके कि कोई भी काम तरीके से करो, समय पे करो, और फिर पेरेंट्स की बात मानो, जो वो बोल रहे हैं टीचर्स की बात मानो, और वो जैसा कहते हैं उनका बात सुनो और सही से काम करो, सही से पढ़ाई करो, कोई अच्छी बात अच्छी आदत सिखा रहे हैं तो उनको फॉलो करो. तो इस तरीके से वो डिसिप्लिन हो सकते हैं. यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक साइंटिफिक फैक्ट है कि जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है, तो स्टूडेंट्स मस्ट बी नोइंग, एक प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है जो कि बच्चों का, इस एज के बच्चों का, वी आर टॉकिंग अबाउट द अर्ली चाइल्डहुड एज ऑफ चिल्ड्रन, राइट, जो 3 to 8 इयर्स के एज के जो बच्चे होते हैं हम उन पे फोकस कर रहे हैं. जो स्लाइटली बड़े बच्चे होते हैं उनके लिए अगर आपको कुछ क्वेश्चन होगा तो मैं बाद में टिकअप करूँगा. अभी मैंने इस टॉक उनके ऊपर बेस करके बनाया था क्योंकि मुझे लगा था कि चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जो स्कूल है उसके पेरेंट्स होंगे यहाँ, तो इसलिए तो उसमें जो है हमें डिसिप्लिन करना बच्चों को बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है वो जो होता है वो बच्चों में ज़्यादा डेवलप नहीं होता है, तो इस वजह से बच्चे जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं समझते. दे जस्ट वर्क ऑन द मॉडल ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, राइट. तो जो भी चीज़ें हम बच्चे में प्रमोट करना चाहते हैं उसके लिए वी हैव टू रिवॉर्ड देम, और जो चीज़ें हम नहीं प्रमोट करना चाहते, जो हम बताना चाहते हैं कि ये सही नहीं है, उसके लिए वी हैव टू पनिश देम. नाउ punishment won't be in the form of like just whacking them with a rod, but rod उठा के उन्हें मारना पीटना नहीं शुरू करना है हमें, rather than just giving them an indication. अगर उसने कुछ चीज़ फैला दी है तो just ignore the child और firmly उसे बोलना है कि you are not supposed to do this, just remember to wind up your things. You have to be very firm, बिल्कुल फॉर्म होकर बात करनी है और हमेशा उसे मेंटेन रखना है. ऐसा नहीं कि आपने एक बार उसे इग्नोर कर दिया और दूसरी बार आप स्ट्रिक्ट हैं. तो आप जब भी देखोगे कि वो चीज़ फैली हुई है यू हैव टू रिमाइंड देम. और जब बच्चा कर ले रहा है तो उसे आपको रिवॉर्ड करना है. रिवॉर्ड कुड बी जस्ट सिंपल, उन्हें एक अप्रिसिएशन, गुड, वेल डन, आपने अच्छा किया, इस तरह से वर्बल रिवॉर्ड हो सकता है, नॉट द फॉर्म ऑफ बिस्किट और टॉफी और चॉकलेट जैसे भी होता है, जैसा मैंने पहले बताया है. होता है वो फेयर. नाउ द सेकंड पॉइंट इज फेयर. यू कैन सी फेयर क्या होता है कि जो आप, ऐसा नहीं कि बच्चे ने छोटा सा कुछ ऐसा किया और उसके लिए आप बड़ा सा उसे कोई पनिशमेंट दे रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए. इट शुड बी फेयर. उसी के हिसाब से आपको पनिशमेंट भी डिसाइड करना. पनिशमेंट हाई, एज आई सेड, इट शुड नॉट बी हार्श, बट वो आपको देखना होगा कि किस चीज़ के लिए हम कैसा पनिशमेंट दे सकते हैं. यू शुड नॉट वॉच टीवी, ओके, दैट इज वन काइंड ऑफ पनिशमेंट. ठीक है, आप जो बच्चे को बहुत वजह से खेलने जाना बहुत पसंद है तो आप एक दिन खेलने मत जाने दो. तो ये सब इस तरह से आप उन्हें जस्ट यू हैव टू मेक देम रियलाइज दैट दे हैव डन समथिंग रॉन्ग. आपको ये उन्हें बताने की कोशिश करनी है कि उन्होंने कुछ गलत किया है जिसकी वजह से ये ऐसा होता है, ताकि वो फिर इस चीज़ को दोबारा नहीं करें. उन्हें याद आए कि अच्छा ये तो ऐसे कुछ गलत चीज़ है जिसके लिए मुझे ये नहीं करना, मतलब खेलने नहीं जाना पड़ा था या टीवी नहीं देखना पड़ा था. तो इस तरह से इट शुड बी फेयर. एंड देन फ्रेंडली मतलब वही कि बच्चा जो है आपके पास आए, इस तरह से होना चाहिए. ये नहीं कि आप और बच्चे और आपके बीच में इतना बड़ा डिवाइड क्रिएट हो गया कि बच्चा जो है वो सोचे भी ना आपके पास आए. तो इस तरह से उसको कहते हैं ना कि मतलब हॉट एंड कोल्ड अप्रोच रखना है बच्चे के साथ, कि अगर थोड़ा नाराज़ हुए तो प्यार भी करना है साथ. तो इस तरह से हम
दोनों को बैलेंस करते हुए हमें उन्हें डिसिप्लिन करना है, ठीक है? क्लियर है? आप सब समझ में आ रहा है आप? यस मैम। So next coming to activities to enhance concentration. अभी if we go to our first slide, इसमें क्या क्या था? हमने effective communication कर लिया कि हमें बातचीत कैसे करनी है बच्चे से। सेकेंड पॉइंट था हाई सेल्फ स्टीम, मतलब सेल्फ स्टीम को कैसे, उनकी सेल्फ स्टीम को हम हाई कर सकते हैं। तीसरा था कैसे उन्हें बेटर डिसिप्लिन कर सकते हैं। चौथा है बेटर फोकस एंड सेल्फ कंट्रोल। अभी बच्चों को फोकस ज़्यादा अच्छी हो, इसके लिए हम कुछ चीज़ें कर सकते हैं ताकि उनका फोकस अच्छा हो। उसके लिए क्या क्या हम कर सकते हैं, आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू। मैं आपको बता रही हूँ कि क्या कैसे उनके कंसंट्रेशन को, उनके फोकस को हम चीज़ कर सकते हैं कि वो बेटर हो। तो उसके लिए कुछ एक्टिविटीज़ होती है। एक तो आपको अगर पता होगा तो एक प्राणायाम होता है जो कि ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, वो हम, या फिर अगर प्राणायाम नहीं तो जस्ट डीप ब्रीथिंग बच्चे को सिखाएं। स्टार्ट विद डीप ब्रीथिंग, डीप इनहेल करें और फिर लंबा एक्सहेल करें, ठीक है? तो स्टार्ट विद डीप ब्रीथिंग और धीरे धीरे अगर बच्चे ज़्यादा बड़े हैं तो उन्हें थोड़ा एक दो प्राणायाम सिखा सकते हैं, जिससे भी हमारा जो है फोकस, कंसंट्रेशन और सब कुछ बेटर होता है। स्टार्टअप होती है एक विधि जो कि आप सबको मालूम होगा, ये बहुत ही पुरानी विधि है स्टार्टअप। ये जो है हम एक चिराग, मतलब दीप जलाते हैं, घी का दीपक लिया जाता है, इसमें घी का दीपक जला के और उसकी लॉ पे कॉन्सेंट्रेट करना सिखाते हैं। उससे भी जो है बच्चे जो है काम होते हैं, क्वाइट होते हैं और ज़्यादा फोकस्ड होते हैं। तो ये दो चीज़ें कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि एक पैराग्राफ देखिए, उसमें हम बोलें कि जस्ट काउंट द वर्ड्स। एक पैराग्राफ दें और उसमें जितने वर्ड्स हैं उसको काउंट करें। तो ऐसी एक्टिविटीज जिसमें डिटेल से जाना, ऐसी चीज़ें अगर हम बच्चों से करवाएं तो उनका कॉन्सेंट्रेशन बेटर होता है। माइंडफुल कलरिंग क्या होती है कि एक छोटे छोटे सर्कल्स या ट्राइंगल्स बनाएं और उसकी बाउंड्री के अंदर उन्हें इवनली कलर करना, ऐसा सिखाएं, शुरू करवाएं। और धीरे धीरे जैसे जैसे वो बेटर होते जाएं तो हम शेप का साइज बढ़ाते जाएं। अगर हमने अभी छोटा सा सर्कल दिया है तो उस सर्कल को थोड़ा और बड़ा करें और वैसे वैसे 3-4 सर्कल दें और उसे इवनली कलर करने दें। तो इससे भी क्या होगा, उनका फोकस जो है इम्प्रूव होता है। सो माइंडफुल कलरिंग, नाउ डिपेंडिंग ऑन द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। अगर बच्चा कलरिंग में इंटरेस्टेड है आप ये करा सकते हैं। अगर बच्चा पढ़ने में इंटरेस्टेड है तो आप पैराग्राफ दे सकते हैं, वर्ड काउंट करा सकते हैं। कॉपिंग पिक्चर्स, एक पिक्चर है ऑलरेडी और उसको कॉपी करना, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड एक्सरसाइज टू इंक्रीज द फोकस। तो एक पिक्चर दें और उसको आप बोलें कि कॉपी करो पिक्चर्स, सो दैट इज ऑल्सो टू enhance the focus. Then copying dancing steps. मतलब स्थिर से बैठने वाला नहीं है तो इवन आप कुछ डांस लगा सकते हैं और अगर इंटरेस्टेड है बच्चा तो आप उसमें कह सकते हैं प्लीज म्यूट कर लें आप जिनका भी माइक ऑन है। तो डांसिंग स्टेप्स को कॉपी करने का भी एक तरीका होता है उनके कंसंट्रेशन को, उनके फोकस को बेटर करने का। देन देयर आर गेम्स लाइक व्हाट द डिफरेंसेस, पजल, एक किड्स गेम होता है जिसमें कि हम, हेलो मैम, मेरा बच्चा जो है सो ये सब देखने को बिल्कुल भी उसका मन ही नहीं लगता। छोटा सा तो है ही, और उसका इलेक्ट्रिसिटी में बहुत मन लगता है। उसके साथ बोर्ड तार इधर उधर करते करंट भी लग चुका है और उसको ड्राइंग, पेंटिंग, पढ़ना लिखना इसे तो उसको बहुत दूर ही रहना चाहता है। हमेशा उसको जब भी जाए ना तो इलेक्ट्रिसिटी में ओनली फॉर 5 मिनट का है। उसको मन लगता है किसी चीज़ में, यही बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसे किसी चीज़ में मन लगता है। तो उसे जिस चीज़ में मन लगता है वो चीज़ अगर वो फोकस के साथ करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए छोटा है ना फोकस और कंसंट्रेशन होना जरूरी, तो आप उसको सेफली कुछ
बहुत सारे लोगों मैम, के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मैम क्वेश्चन सेशन के लिए हम लोग के पास टाइम है मैम। हाँ, ओके ओके। ठीक है, तो ये सारे गेम्स हैं और ये अगेन दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट। ये अपने बच्चों का कंसंट्रेशन और फोकस बढ़ाना, इस पे ध्यान देना, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, उस पर हम ध्यान दें। नेक्स्ट है अगेन ये आप लोगों का बहुत सारों का ये क्वेश्चन है कि हाउ टू लिमिट द यूज ऑफ गैजेट्स, राइट। बहुत सारे लोगों का कंसर्न आ चुका है। तो सबसे पहली चीज़ है कि हम टाइम लिमिट कर सकते हैं, एक टाइम बना सकते हैं कि इतने से इतनी देर तक ही बच्चा जो है हाथ में गैजेट और उसको फॉर्म होके हम उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात। देन अभी बच्चे के पास और कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर वो ज़्यादा इस पर फोकस करेगा। अनलाइक जैसे जो कोविड टाइम था जिसमें कि हम बाहर नहीं जाने दे सकते थे, बच्चे को घर में ही बैठा के रखना था, अभी तो वैसा माहौल नहीं है। अभी बच्चे बाहर जा सकते हैं, बाहर खेल सकते हैं, फ्रेंड्स बना सकते हैं। तो उन्हें हम इनकरेज करें कि वो बाहर जाएं, आउटडोर एक्टिविटीज़ करें, फ्रेंड्स के साथ खेलें। अगर फ्रेंड्स के साथ नहीं खेलें तो वैसे भी जाके थोड़ा रनिंग करें, साइकिलिंग करें, अपना पसीना निकालें। तो ये सारी चीज़ें वैसे भी जो डेवलपिंग बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो एक्सरसाइज करें। उनकी जो बॉडी है वो तभी ग्रो करती है और बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस जो हैं वो नहीं आते हैं, वो इम्पैक्ट नहीं करते हैं। अगर बच्चा जो है फिजिकल वर्क कर रहा है, फिजिकल एक्सरसाइज कर रहा है, तो उनके मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट, राइट। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो किसी भी तरह से फिजिकल एक्सरसाइज करें और बाहर जाके खेलें। तो उससे भी वो टाइम जो वो बैठ के गैजेट्स में देंगे उससे वो टाइम उनका दूसरी ओर लग जाएगा। देन प्रमोट अदर इंटरेस्ट, एज आई सेड, एज मैंने पहले भी बताया कि जो फोकस बढ़ाने के लिए, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए जो चीज़ें करनी है। और वैसे भी जब बच्चे गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं तो उनका कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाता है, फोकस वो उसके फोकस पे इफेक्ट करता है उनके, बिकॉज इतनी जल्दी जो मोबाइल में चीज़ें आ रही हैं, जो साउंड्स आ रहे हैं, जो पिक्चर्स आ रही हैं, वो इतने फास्ट जा रहे हैं कि वो उनके जो कंसंट्रेशन है उसको हैम्पर करता है। तो ये ऑन द अदर वे जो है, ऑन द अदर हैंड ये फोकस को कम कर रहा है। तो इसके लिए भी अगर जब बच्चा मोबाइल फ़ोन नहीं हम दे रहे हैं, गैजेट्स नहीं दे रहे हैं, उस समय वो चीज़ें कराएं जो सारी मैंने आपको बताई हैं कि फोकस प्रमोट करने के लिए करना है। ठीक है, तो प्रमोट अदर इंटरेस्ट, देन यूज़ पेरेंटल कंट्रोल। हर मोबाइल और हर आजकल जो गैजेट्स हैं उसमें ये पेरेंटल कंट्रोल होता है, वो आप सीखें। उससे आप बच्चों के हाथ में जो जब दे रहे हैं तो उसमें टाइम लिमिट लगा सकते हैं, वो अपने आप ही मोबाइल जो है ऑफ हो जाएगा। तो समय के साथ चलना है हमें। अगर हम बोल के उसे नहीं कंट्रोल कर रहे हैं तो हम चीज़ों को, जो टूल्स हमें दिए गए हैं उनको सीखें और उनको यूज़ करें। हर मोबाइल में आप देखेंगे पेरेंटल कंट्रोल्स अवेलेबल है, तो मैं ये सजेस्ट कर रही हूँ कि आप सीखें कि उसे कैसे यूज़ करना है। इवन आप कोई पर्टिकुलर ऐप को भी ब्लॉक कर सकते हैं, जैसे आप चाहते हैं कि यूट्यूब को ब्लॉक करना या गूगल को ब्लॉक करना, तो वो सारे पर्टिकुलर ऐप्स भी आप ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये पेरेंटल कंट्रोल्स सीखें और उसको यूज़ करें। तो आप बस उतनी देर के लिए ही आपका बच्चा देखेगा जितनी देर के लिए आप चाहते हैं कि वो देखे। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जस्ट देयर इज अ लैक ऑफ नॉलेज। हमें पता नहीं है, हमें नॉलेज नहीं है कि वो कैसे यूज़ करना है, दैट्स व्हाई वी फील हेल्पलेस। इसलिए हम हेल्पलेस फील करते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि हमने चीज़ तो दे दी लेकिन उससे बचाना कैसे। तो ये सारी चीज़ें हम सीख सकते हैं और उसको अप्लाई कर सकते हैं। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एज श्रेया ऑल्सो सेड कि लीड बाय एग्जाम्पल। मतलब हम खुद भी अपने जो है मोबाइल वॉचिंग कम करें, तभी हम वी विल हैव सम फेस टू से, तभी हम कह सकते हैं बच्चों को कि आप मोबाइल मत दें। हाँ, हम थोड़ा बहुत कन्विंस कर सकते हैं कि भाई हमारी मेल्स हैं या हमारी कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि हमें देखना ज़रूरी है, बट नॉट ऑल द टाइम। एटलीस्ट जब हम बच्चों को क्वालिटी टाइम दे रहे हैं, जब बच्चों को टाइम दे रहे हैं, जब बच्चों से बात कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, उस समय हमारे
गैजेट नहीं होना चाहिए, ना हमारे हाथ में मोबाइल होना चाहिए, ना लैपटॉप होना चाहिए, ना कोई और चीज़ होनी चाहिए। पूरा 100% कॉन्सेंट्रेशन जो है बच्चों पे ही होना चाहिए। सो इट्स कॉल्ड लीड बाय एग्जाम्पल। हमें अपने आप को रोल मॉडल बनाना है बच्चों के सामने, और तभी हम उन्हें बोल सकते हैं कि नहीं आप यूज़ मत करो। तो अभी इसके ऊपर कोई क्वेश्चन है तो आप बताओ। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं इस वर्कशॉप के इस टॉक के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ गुड वैल्यूज। एज आई सेड, मैंने अपना ये टॉक स्टार्ट ही किया था इस बात से कि जो बच्चों की जो ब्रेन होती है दैट इज लाइक अ स्पॉन्ज, है ना। बच्चों में जो साइनेप्सेस होते हैं वो इतने सारे होते हैं कि बच्चे की जो एबिलिटी है सीखने की वो 20 to 50 टाइम्स ज़्यादा होती है एडल्ट से। तो आप समझ सकते हो कि वो कितनी जल्दी चीज़ों को सीखते हैं जस्ट बाई ऑब्जर्वेशन, बस देख के। और अगर आप उन्हें इन्वॉल्व करोगे तो वो तो उनका एक अच्छी फाउंडेशन बन जाएगी। तो इसीलिए अभी ये समय है उन्हें एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देने का ऑफ गुड वैल्यूज। तो पहले क्या होता था कि हम बच्चों को काफ़ी स्टोरीज सुनाते थे, जो कि अब वो एक ट्रेडिशन जो पहले चीज़ होती थी ये खत्म हो गई है, हमें उसे फिर से स्टार्ट करना है। तो वी कैन शेयर मॉरल स्टोरीज विद वैल्यूएबल लेसन। ये बिल्कुल हमारे डे टू डे लाइफ का एक डे टू डे रूटीन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए कि हम हर रोज़ उन्हें कोई स्टोरी सुनाएं और उसके वैल्यूएबल लेसन उन्हें बताएं। उन्हें अपने स्क्रिप्चर्स से जोड़ें। हमारा जो रामायण है, महाभारत है और बहुत सारी इतने सारे हमारे प्यारे प्यारे चरित्र हैं हमारे वेद उपनिषद, ये सब चीज़ें उनसे जोड़ें, उनके बारे में बात करें। गिव देम सिनेरियोज टू हेल्प बिल्ड अ गुड कैरेक्टर। कुछ ऐसे सिनेरियोज डिस्कस करें उनसे और उन्हें बताएं कि इस सिचुएशन में उसने ऐसा किया। तो जैसे आप एकदम पर्टिकुलरली अगर आप थर्ड पर्सन में बात करोगे तो बच्चा उसे ज़्यादा इंटरेस्ट से सीखता है। बच्चे को आप डायरेक्टली उसे बोलोगे तो ऐसा लगेगा कि अरे प्रीच कर रहे हैं, हमेशा उपदेश देते हैं। लेकिन बच्चे को अगर थर्ड पर्सन की तरह से बताएंगे तो बच्चा ज़्यादा जल्दी सीखता है। तो गिव देम सिनेरियोज, कुछ ऐसा सिनेरियो दें और बताएं कि उसमें उस बच्चे ने ऐसा किया था, कुछ ऐसे इमेजिनेटिव कैरेक्टर लेंगे तो उससे बच्चे जो है ज़्यादा अच्छे से पिकअप करेंगे कि क्या होना, क्या कैरेक्टर होना चाहिए, क्या होता है अच्छा कैरेक्टर, क्या होता है अच्छे से इस सिचुएशन में किस तरह से एक्ट करना चाहिए। इस तरह से हम एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दे सकते हैं। कनेक्ट देम विद द डिवाइन, द यूनिवर्सल पावर एंड हैव अ प्रेयर टाइम। घर में एक ऐसा माहौल होना चाहिए जिसमें हम उस एक डिवाइन से कनेक्ट हो पाएँ और वो एक जो यूनिवर्सल पावर है उससे उन्हें जुड़े। ये भी एक पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। Then instill higher values such as honesty, love and respect for their country, positive attitude, determination। कोई चीज़ हमने किया, सोचा है, करना है तो उसे करना है। ये सारी चीज़ें की सीख देना है ना। डिटर्मिनेशन उनका स्ट्रांग बनाना, उनको कमिटमेंट सिखाना कि क्या होता है, कमिटमेंट क्या होती है। ग्रेटिट्यूड, थैंकफुल रहना कि जो भी सिचुएशन हमें लाइफ में मिली है उसके लिए हम थैंकफुल रहें। तो ये सारी हायर वैल्यूज़ हैं जो कि एक फैमिली में बच्चों को पेरेंट्स के थ्रू मिलनी चाहिए और उसके लिए पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम बच्चों को ये सारी चीज़ें सिखाएं। इसके साथ ही थैंक यू टू यू ऑल फॉर लिसनिंग। और अब आप क्वेश्चन जिसके भी जो क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। Thank you so much, ma'am. Thank you so much, ma'am. Ma'am, I Thank you enjoyed- very much, ma'am, for such a Yeah. valuable session. माय प्लेजर। आप लोग Ma'am. पूछ सकते हैं। Ma'am. Ma'am, I am intern here in HDFS department. जब हम लोग मैम ये कन्वे कर रहे थे ये मैसेज हर स्कूल में घूम के, तो एक मेजर कंसर्न ये आ रहा था कि टीचर्स और पेरेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा। कोऑर्डिनेशन इन द सेंस कि अगर किसी बच्चे ने कोई
कुछ गलत किया और टीचर ने उनको उनके पेरेंट्स के साथ कनेक्ट किया, तो देन पेरेंट्स क्या करते हैं, एक ऐसा माइंडसेट है कि पेरेंट्स करते हैं क्या, वो टीचर्स को ब्लेम करते हैं कि हमारे बच्चे ने ये किया, इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल। तो एक अगर उसका आप कोई जस्टिफिकेशन इन पेरेंट्स को दे पाए तो दैट इट विल हेल्प देम। देखिए पेरेंट्स यहाँ पे हैं, आर यस पेरेंट्स मैम, यस मैम, अच्छा टीचर्स भी हैं। यस मैम। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो पेरेंट्स और टीचर बच्चा जो है, हम दोनों ही चाहते हैं कि बच्चे की एक अच्छी हम बच्चों को एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाएं, एक अच्छी पर्सनालिटी में वो उभर के आए, है ना। तो हम दोनों ही उसके वेल विशर है, राइट। एक टीचर भी है और एज वेल एज पेरेंट भी है। तो व्हाई नॉट वी शुड वर्क लाइक अ टीम। तो अगर बच्चे जो है, टीचर्स जो हैं वो कुछ कहना चाहते हैं बच्चों के बारे में, तो एक अलग से बच्चे के एब्सेंस में टीचर पेरेंट्स को बुला के उनसे ये बातें शेयर कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम हो रही है और इस तरह से आपका ये कोऑपरेशन चाहिए मुझे बच्चों का ये बिहेवियर ठीक है। एंड लाइक वाइज पेरेंट्स जो हैं वो टीचर के साथ डिस्कस कर सकते हैं कि ये चीज़ हम घर पे ऐसा फील कर रहे हैं, तो इस चीज़ में मुझे इसका बिहेवियर जो है वो बेटर करना है या इसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करना है या जो। सो आई जस्ट रिक्वेस्ट कि टीचर और पेरेंट्स जो है वो दोनों एक साथ एक टीम वर्क में काम करें, ज़्यादा दैन बच्चे के सामने जो है टीचर की बुराई या टीचर को ही ब्लेम करना। दिस इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। एंड लाइकवाइज टीचर भी अगर ये सोच रहे हैं कि जो पेरेंट्स ये नहीं कर पा रहे, तो उन्हें बुलाएं और उन्हें समझाएं कि भाई आप प्लीज़ इस तरह से, मतलब पोलाइटली उन्हें समझाएं कि आपका इस तरह से बच्चों के साथ डील करना बेटर हो। तो मेरा ये बस एक बैक डोर टॉक हमेशा होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, बच्चे के विदाउट द चाइल्ड दे शुड टेक टाइम फ्रॉम द पेरेंट्स और उनके एब्सेंस में ये सब बातें, बच्चों का बहुत ही इम्प्रेशनेबल एज है एज आई सेड। तो वो हर चीज़ को जिस तरह से हम मैच्योर वे में समझते हैं, बच्चे नहीं समझ पाते, ठीक है। तो बच्चों के सामने नहीं करना, बच्चे के ऊपर हमें क्या करना है, दोनों को मिलकर ये डिसाइड करना है और फिर वो अप्लाई करना है। तो जो क्रिटिसिज्म है, जो नाराज़गी है, वो बच्चों के सामने नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक अलग टाइम होना चाहिए, पेरेंट्स और टीचर एक मिलें और डिस्कस करें चीज़ों को और उसको एक मतलब उसका क्या सोल्यूशन है उसमें पहुँचे और फिर वर्क करें टीम एज अ टीम। यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं अगर बोलना चाहें इसमें तो पूछ सकते हैं, जैसे कोई पर्टिकुलर सिचुएशन अगर ऐसा हुआ है तो आप बता सकते हैं, मैं उसमें ज़्यादा अच्छे से आपको गाइड कर पाऊँगी। जो भी पेरेंट्स से कोई भी कंसर्न है आपका, तो आप मैम से प्लीज पूछ सकते हैं। मोबाइल वॉचिंग को लेके कोई पूछ रहा था, आई होप थिंग्स आर क्लियर टू हिम। मैम एक प्रॉब्लम था कि बच्चे आजकल इरिटेटिंग बिहेवियर बहुत ज़्यादा करते हैं, पता नहीं क्या इम्पैक्ट है, व्हाट नेगेटिव इम्पैक्ट क्या चीज़ का, या फिर मतलब अगर कोई चीज़ ना दो तो इरिटेट बिहेव करने लगते हैं, चाहे स्कूल में हो चाहे घर पर हो। घर पर पेरेंट्स के लिए और स्कूल में टीचर, फिर उस समय समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि उसको हैंडल कैसे करें, हाउ टू हैंडल इरिटेटिंग बिहेवियर मतलब कैन यू एक्सप्लेन? मतलब अगर बाय द वे कोई चीज़ अगर पर्टिकुलर चीज़ कोई रिटन अगर बाय द वे आप किसी चीज़ के लिए दिया और उसका ये बिहेवियर है कि नहीं मैं लिखूंगा ही नहीं, अगर सी और सी मैं लिखूंगा ही नहीं, इरिटेट करना, नहीं पेंसिल फेंक दिया या फिर इरेजर फेंक दिया और मुझे लिखना ही नहीं। इसी तरह फिर मैनेज करके हम लोग ये करके फिर भी वो नहीं लिखना चाहता, तो क्या करते हैं? अगर बच्चा बोल रहा है कि मुझे लिखना ही नहीं है, पेंसिल फेंक रहा है, तो आप क्या करते हैं? मैं तो आपको उस समय छोड़ ही देती हूँ, क्योंकि वो प्रॉब्लम में रहता है कि वो लिख ही नहीं पाएगा और फिर अगर स्कूल में है तो दूसरे बच्चों को परेशान करेगा कि वो इरिटेट हो रहा है, तो मैं तो वो छोड़ देती हूँ।
अब घर पे रहती हूँ बच्चों के साथ, तो फिर उसको इंटरेस्ट पड़ता है, जैसे कॉन्सेंट्रेशन अगर नहीं सीखा तो फिर मैं उसे ड्राइंग वगैरह करवा देती हूँ ताकि वो थोड़ा सा सॉल्व हो। लेकिन स्कूल में थोड़ा ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, ये दूसरे को परेशान करने लगता है बच्चे को। देखो, एक तो ऑलरेडी आप फील कर रहे हो कि एक थोड़ी देर के लिए उसे डाइवर्ट कर दिया और जो सिंपल सेंस की चीज़ है वो करवा दी, थोड़ा उसका मूड बना और फिर वो तो एक उसको कहते हैं वार्मिंग अप करा दिया और उसके बाद जैसे ड्राइंग में इंटरेस्ट है, दूसरी चीज़ में इंटरेस्ट है, बट स्कूल में एट ए टाइम आप दूसरे सब्जेक्ट पर या दूसरे चीज़ पर नहीं जा सकते। अभी कुछ करवा रहे हो तो वही चीज़ करवा सकते हैं क्योंकि सब साथ में होते हैं। वो बच्चों का होता है, बच्चों के देखो मूड स्विंग्स होती है, थोड़ा सा उनके लिए परमिसिबल होता है। आई नो इट्स डिफिकल्ट, बट एट द सेम टाइम हम जब जैसे देखो, इसके लिए मैंने कहा कि बच्चों के अंदर हमें वो चीज़ें अगर जो हम डालना चाहते हैं उसे डालने का एक तरीका होता है। सिस्टर आवाज सही नहीं आ रही, सिस्टर थोड़ी आवाज दो कुछ। आवाज नहीं आ रही मेरी आवाज आ रही है सबको? क्लियर है, क्लियर है। क्लियर है? यस मैम, यस मैम। ठीक है, तो मैं ये कह रही थी कि जब ठीक है, जब बच्चा ऐसे टैंट्रम्स कर रहा है या इरिटेटिंग बिहेवियर कर रहा है, उस समय उसे थोड़ा सा स्पेस दो, थोड़ा सा करने दो, फिर थोड़ी देर बाद उसको बोलो कि चलो करते हैं, थोड़ा जब हो जाए, वार्मिंग अप हो जाए, कुछ अपने मन की चीज़ें करने। बट एट द सेम टाइम जैसे मैंने कहा कि उन्हें थर्ड पर्सन का एग्जाम्पल देके आप उसको मोटिवेट कर सकते हो। जैसे कुछ इमेजिनेटिव सिचुएशन बनाओ, उसमें कुछ बोलो कि अच्छा ऐसा हुआ और उसने इतना सुंदर लिखा और उसके बाद उसे इतना प्रेज मिला क्लास में उसकी नोट। ऐसा समझ लो, उसको मोटिवेट करने के लिए किसी थर्ड पर्सन का एग्जाम्पल देके स्टोरी बनाओ, स्टोरी के थ्रू उसे समझा दो, वो चीज़ें उसके दिमाग में जाएंगी और उसे लगेगा कि हाँ, या लिखने का जो इम्पोर्टेंस हम बताना चाहते हैं कि लिखना क्यों इम्पोर्टेंट है, उसको आप डायरेक्टली नहीं बोलो, नहीं तो उसे लगेगा कि अरे वो कुछ टीचिंग मिल रही है, कुछ उपदेश मिल रहा है। बट उसको कहानी के कोई एक कहानी बना के हम उन्हें बता सकते हैं कि लिखना क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर आपको किसी को समझाना है कोई चीज़ और वो दूर बैठा हुआ है तो आप कैसे समझा सकते हैं? आप लिख के समझा सकते हैं। तो इसीलिए लिखना आना तो बहुत ज़रूरी है। तो लिखने का क्या इम्पोर्टेंस है वो सब आप समझा सकते हो। तो वो एक स्टोरी के थ्रू, एक थर्ड पर्सन क्रिएट करके उसके थ्रू ये सारी चीज़ें हम उनके दिमाग में डाल सकते हैं। तो वो उन चीज़ों का इम्पोर्टेंस समझे और तब जब वो चीज़ नहीं करें फिर हम उसे यूज़ कर सकते हैं कि देखो ये चीज़ें मैंने समझाई थी आपको, लिखना क्यों ज़रूरी है, तो लिखना भी ज़रूरी है, आपको मैम ने होमवर्क दिया है वो करके ले जाना ज़रूरी है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को हम समझा सकते हैं अपनी बातों से। थैंक यू मैम। मैम नेक्स्ट प्रॉब्लम था क्या कि जैसे कोई बच्चे को बार बार कोशिश कर रहे हैं, जैसे 2-3 महीने हो गया, 4 महीने हो गए एज ए टीचर, तो 2-3 महीने हो गया मैं उसे सिखाना चाह रही हूँ, तो कुछ वो लेटर्स नहीं पहचान पा रहा है, बट वो लिख नहीं पा रहा। एज भी है उसकी, ऐसे कॉन्सेंट्रेट कर सकता है, वो लिख सकता है, बट वो लिख नहीं पा रहा है। तो उसका रीज़न कुछ क्या उसकी मेंटल हेल्थ हो या क्या हो, मैं नहीं होती है, ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं। अगर एज अप्रोप्रिएट नहीं है, अगर ज़्यादा एज है और फिर भी ऐसा नहीं हो रहा है, तो कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि लाइक उसके लिए कुछ टेस्ट वगैरह होते हैं, वो करवाया जा सकता है। हो सकता है वो कुछ प्रॉब्लम हो उसके साथ, तो लेकिन वो क्यूरेबल है, उस पर वर्क किया जाए तो वो ठीक हो जाएगा। तो बट एज रहते इसी समय जल्दी से जल्दी उस पर वो देख लेना चाहिए कि एज अप्रोप्रिएट ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो उसके लिए कुछ इंटरवेंशंस होते हैं, वो जो इस फील्ड के लोग हैं, जो जैसे काउंसलर्स हैं या फिर मतलब ये जो इस फील्ड के हैं वो लोग स्पेशल नीड के एजुकेटर्स होते हैं, वो लोग डील कर लेते हैं इस चीज़ को। तो लेकिन बहुत लेट नहीं करना चाहिए, समय रहते उन्हें अप्रोच करना चाहिए ताकि पता चल जाए कि प्रॉब्लम कहाँ है। ठीक है, तो ये वेट नहीं करना चाहिए कि नहीं ये जाना सही नहीं है, मैं अपने बच्चे को कैसे लेके जा सकती हूँ स्पेशल नीड के एजुकेटर के पास। ये सारी चीज़ें अब टैबू नहीं है। जब प्रॉब्लम है तो उसे एक्सेप्ट करना है और जो स्पेशलिस्ट अवेलेबल है उनसे कंसल्ट करना है और बच्चे को सही कर लेना है ना, इसमें
कोई शर्म की बात नहीं होती। देयर इज नो शेम इन दिस। ट्यूशन किस चीज़ का ट्यूशन? और किसी का कोई प्रश्न? कोई और कुछ पूछना चाहते हैं तो क्लियरली पूछ सकते हैं। और से बाकी तो जो मेरे तो काम भी नहीं मैम, करता, वो भी काम करता है। हाँ, एक 4 साल का बच्चा है जिसको मैम अगर कभी भी चोट लग जाता है या कुछ भी उसके साथ होता है तो घर पे आके नहीं बताता है जब तक पेरेंट्स उसको देखे नहीं, उसके बॉडी में चोट वगैरह वो कुछ बोलता ही नहीं है मैम। इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? 4 साल का बच्चा है तो वैसे वो बातें करता है, वैसे वो बातें करता है, लेकिन उसे जैसे चोट लगती है तब वो नहीं बताता है। जैसे बताता ही सब लोगों को आए तो जब पेरेंट्स देखें तभी पता चलता है। साइकिल है, उससे आगे तक कहीं तो उसके पीछे उसकी सोच क्या है ये पता करना कि जैसे वो जिससे भी क्लोज है, किसी ना किसी से क्लोज होगा, माँ से क्लोज होगा, है ना, तो उससे बात करें और उसको जानने की कोशिश करें कि वो क्यों नहीं बताते। कुछ ना कुछ रीजन होता है, जो बच्चे एक्शन करते हैं ना उसके पीछे कुछ ना कुछ सोच होती है उनकी कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। इस चीज को जानने की जरूरत होती है कि जो भी वो एक्शन कर रहे हैं उसके पीछे सोच क्या है, वो क्या सोच रहे हैं उसके। अगर वो सोच पता चल जाए कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं तो फिर उसका सोल्यूशन निकल सकता है। मैम यहाँ पे जनरली इशू ये होता है ना जनरली कि पेरेंट्स बच्चों को इतने टाइटली कमांड करना चाहते हैं, मतलब जस्ट दे ट्रीटेड देयर चाइल्ड एज अ रोबोट्स। इन्हें जो कमांड दे वही करना होता है। ये बहुत मोस्ट रीज़न है। मैंने बहुत ज़्यादा टेलीफोनिक कम्युनिकेशन किया है पेरेंट्स से, लगभग अप्रोक्स 150 पेरेंट्स से हमारे हर टीम मेंबर ने टॉक किया है। मैम बोलते और यहाँ जो भी पेरेंट्स प्रेजेंट है दे आर वेरी कंसर्न अबाउट देयर चाइल्ड। in approx out of 7,000 पेरेंट्स ये लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न है ना। लेकिन जो इनको भी ये बात जानना जरूरी हो जाता है कि हम बच्चों को एज ए रोबोट ट्रीट नहीं करें, उनको उनके साथ एक रिलेशनशिप अच्छा रखें। सबसे मेन बात यही है। मैम एक केस जस्ट मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने एक आदमी से बात की और उनसे मैंने ये बोला कि सर हम लोगों ने एक रखा है यहाँ पे, तो आप क्या आ सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं वर्कशॉप। उन्होंने बोला इस तरह के कंसिडर सब करना चाहिए ना कि इस सारे पेरेंट्स की इस चीज़ की समझ होनी चाहिए। तो वो आए नहीं है अभी वर्कशॉप के लिए, अभी इस टॉक के लिए आए हैं? No ma'am, because they are very confident about their child. They are overconfident about their child. No, there is no issue in my child. They are talking like that now. तो यहाँ पे ये तो मतलब इशू वाले तो बात ही नहीं है कि जिनके बच्चों में इश्यूज है वही आए, है ना। ये तो देखो आप अपना बेट कर सकते हो, बाकी जो कोई समझना नहीं चाहे तो उन्हें हम नहीं समझा सकते हैं। तो ये तो समझने वाली बात है कि ये ज़रूरत है या नहीं ज़रूरत है। आप अपनी तरफ से कोशिश करो और अगर इसमें क्वेश्चन कोई पूछना चाहते हैं? हाँ मैम क्वेश्चन पूछिए। लक्ष्मी मैम क्वेश्चन। हम एक क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। मेरा बच्चा 4 साल की है, लेकिन उसकी जो भी हम उससे करने कहते हैं करना चाहती नहीं और सिर्फ मोबाइल के पीछे भागते रहती है और मोबाइल नहीं देने के बाद पूरा हरकत करने लगती है, रोने लगती है, बोलती है थोड़ा देर में मोबाइल दे और मोबाइल दे 2 मिनट के बदला 10 मिनट 20 मिनट तक परेशान रहती है। पढ़ाई के समय नहीं जाती है। इसलिए पढ़ाई का समस्या का कोई अगर लॉन का रास्ता आपको मैडम है तो हमको थोड़ा सबसे पहले तो आप मोबाइल ले लीजिए उससे, ठीक है। मोबाइल आप 2 दिन नहीं दीजिए उसे, बिल्कुल भी मत दीजिए मोबाइल। 2 दिन एटलीस्ट 2 दिन उसको बिल्कुल भी
जी कर सकते ठीक है। तो जब आप मोबाइल उसे नहीं दे रही हैं तो फिर उसको इंगेज करना होगा ना किसी चीज में। तो मोबाइल उसके पास नहीं रहे तो वो उस समय क्या करेगी वो तो आपको सोचना होगा। जी 4 साल की है, कितने साल की है? ये 7 साल लगभग हो रहा है 8 साल की। प्ले स्कूल जाती है? जी जी प्ले स्कूल जाती है। ओके। तो आप जब जिस समय वो आप वो खाली स्कूल से आके जब वो आपके पास है घर में है तो आपको सोचना होगा कि अभी मैं उससे क्या करवाऊँ। जी हाँ, उसपे थोड़ा-सा आपको वर्क करना होगा कि जब उसके हाथ में मोबाइल नहीं है तो उसे एंगेज तो करेंगे ना आप किसी न किसी चीज़ में। तो वो कैसे एंगेज करेंगे? आप बताइए मुझे आप कैसे एंगेज कर सकते हैं उसको? कहीं उसको कोई खेलने का सामान दे करके अच्छा है, आपके पास है खिलौने अभी? जी 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 ठीक है। तो उसका एक बनाएँ, घर में एक जगह बनाएँ, जहाँ पे टॉयज़ का एक स्पेस बनाएँ, जहाँ पे जो खिलौने से वो खेलती है उसको अच्छे से उसको ऑर्गेनाइज़ करें। एक कॉर्नर बनाएँ उसके खेलने का, ठीक है? जी जहाँ पे उसको बैठ के अच्छा लगे, थोड़ा कलरफुल कुशन वगैरह लगा सकते हैं, चादर बिछा सकते हैं, कुछ अच्छे जहाँ पे वो बैठ के उसे अच्छा लगे, ठीक है? वहाँ पे उसे बिठाएँ, उसको खेलने का एक मौका दें और साथ में बैठ के थोड़ी देर खेलें उसी के साथ, ठीक है? थोड़ी देर आप खिला सकती हैं, उसके बाद और क्या कर सकती हैं वो जो उसके इंटरेस्ट का है? उसका इंटरेस्ट का टीवी देखना है टीवी में कार्टून देखना ठीक है? तो आप पहले तो 1 घंटे वो खेल सकती हैं, फिर हाफ एन आवर उसको टीवी देखने दें आप, ठीक है? उसके बाद आप उसको सुला दें थोड़ी देर, सोती है दिन में? जी नहीं सोती है, थोड़ी देर सो लेगी, सो के उठेगी, आप उसको थोड़ी देर बाहर लेके जाएँ, ठीक है? उसको बाहर लेके जाएँ, खेले वो खेले, भागे, फ्रेंड्स हैं उसकी? जी जी, फ्रेंड्स हैं तो फ्रेंड्स के साथ खेलेगी, खेल-वेल के आएगी, खाना खाएगी और फिर थोड़ी देर पढ़ाई करेगी, जो दिन भर वो पढ़ाई उसने स्कूल में किया है वो करेगी और फिर खाना खिला के सुला दें। खाना खाने के बाद खाना खाने के बाद या पहले वो समझ जाती है जो हम मम्मी से मोबाइल लेकर के थोड़ा मोबाइल इसका तो मैंने कहा 2 दिन आपको मोबाइल देना ही नहीं है। ये मैंने सबका रूटीन आपको बताया जब आपने मोबाइल ले लिया और अभी 2 दिन उसे मोबाइल नहीं मिल रहा है। जी आपने कहा कि आप ऐसा कर सकते हो, है ना? तो मोबाइल बिल्कुल हटा दो उसके सामने से। उसके लिए आपको भी नहीं देखना पड़ेगा, ठीक उसके है? लिए हमको देखना पड़ेगा तब नहीं देखेगा हाँ, आपको भी नहीं देखना पड़ेगा, आपको देखना है तो वो जब खेलने जा रही है या सोई हुई है तब आप देख लें मोबाइल उसके लिए। उसके सामने आप नहीं, 2 दिन ऐसा Okay, ma'am, proceed to next question. Manisha, ma'am, you can ask your question. हाँ, 1 मिनट लक्ष्मी जी आपको क्लियर है? मैंने जो समझाया? शायद लीव कर दिया उन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम यस, मैम एक्चुअली मेरी डॉटर है वो एक दो दिन तो मैम बहुत अच्छे से पढ़ रही है लेकिन अब जैसे ही मॉर्निंग उठती है तो स्टार्ट हो जाता है कि मुझे ट्यूशन ही जाना है तो बहुत मुश्किल होता है उनको रेडी करके लेके जाना फिर उनके प्ले स्कूल में हाफ एन आवर उनके साथ बैठना पड़ता है और वो एंगेज होके तब मैं वहाँ से आ पाऊँगी तो मैम उसके लिए कोई मैम आइडियाज़ या कोई टिप्स एंड ट्रिक्स हो मैम ताकि वो खुश होकर स्कूल जा पाए क्योंकि बड़ी लोगों के साथ मैम ऐसा कभी नहीं होता नहीं वो बहुत मुश्किल हो जाता है नहीं वो होता है, हर बच्चा अलग होता है, ठीक है? हर बच्चा अलग होता है और एक बच्चा जो करे तो दूसरा करे वो ऐसा नहीं होता है। तो ठीक है, शी इज़ टेकिंग टाइम। अभी कितने दिनों से जा रही है? मैम अराउंड 5 to 6 days हाँ, तो अभी तो बिगिनिंग है, थोड़े दिन आप
आप करें ऐसा, और धीरे धीरे जब वो उसके फ्रेंड्स बन जाएंगे ना, उसे कोशिश करें कि फ्रेंड्स बनाए, और हाँ, टीचर्स से थोड़ा और कंफर्टेबल हो जाएगी और उसके फ्रेंड्स बन जाएंगे, और उसका मन धीरे धीरे लगने लगेगा। तो वो एक तो आपका वो टाइम कम होता जाएगा, जो आप हाफ एन आवर बैठते हैं ना, उसको कम करें धीरे, ठीक है? हाँ, उसको कम करें, और धीरे धीरे वो स्कूल में जैसे जैसे कंफर्टेबल होगी, और जब घर आती है ना, जब घर आती है वो, तो उससे थोड़ा सा बातें करें स्कूल के बारे में, और उसको ये फील कराएं कि हाँ कितना अच्छा है, कितना एंजॉय कर रही है, ऐसा फील कराएं। मैम आने के बाद वो हैप्पी रहती है, बताती भी है कि जैसे मुझको तो सब बताती है, लेकिन जाते वक्त मैम वो नेचुरल, वो नॉर्मल, वेरी नॉर्मल। वो धीरे धीरे हर कोई बच्चा किसी तरह से करता है, कोई किसी तरह से। आपकी बड़ी बेटी ने जल्दी कोप अप कर लिया, उसे नहीं करने के लिए थोड़ा टाइम लग रहा है, तो इट्स ओके, परफेक्टली। एनीथिंग एल्स? नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहिणी मैम ने हाथ हैंड राइज किया है। मैम यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। हेलो मैम। यस, हेलो। मैम ये पूछना था, जैसे क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं या कॉपी करेक्शन कर रहे हैं, बच्चे शोर बहुत करते हैं मैम, तो जैसे वो इमोशनली उनको हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं कि शोर नहीं करो, अदर क्लास में बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो एक आइडियल क्लास में बन के दिखाओ, फिर वो बच्चे समझते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो वापस से वही करने लगता है। और ये ऐसा नहीं कि एक क्लास के मतलब स्टार्टिंग लोअर क्लास से हायर क्लास तक का मतलब एक सिचुएशन है, उसमें अपना काम करना, उसको कनेक्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मैम। तो इसका फिर मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल काम है। किस क्लास की बात कर रहे हैं? 1 से लेके 8 तक की बात कर रहे हैं मैम, जैसे 1 में है, 3 में है, 4 में है, 5, मतलब ये एक कॉमन प्रॉब्लम है जो सारे क्लास में फेस करना पड़ता है, और सारे टीचर्स को ये करना ही पड़ता है। देखिए, मैं ये सजेस्ट करूँगी कि बच्चे अगर किसी चीज़ में एंगेज हो जाए ना, तो वो फिर ज़्यादा आई मीन शोर नहीं करें। उन्हें कुछ ऐसा टास्क दें, जैसे ग्रुप में डिवाइड कर, थोड़ा सा आपको टाइम देना होगा, जस्ट व्हेन यू आर स्टार्टिंग द क्लास, कि आप कुछ ग्रुप में डिवाइड कर दें बच्चों को, और उन्हें कुछ टास्क दें, ठीक है? कुछ टास्क दे दें, तो दे विल बी इन्वॉल्व, और उसके बाद आप बोलें कि इस ग्रुप में जो वो टास्क कर रहे हैं, आप बोलो कि नेक्स्ट डे मैं ग्रुप वाइज आपका ये पूछूंगी, तो दे विल हैव सम मोटिवेशन ऑल्सो, है ना? एक ग्रुप टास्क जो होता है ना, ये मैंने कॉलेज लेवल पे भी करके देखा है। आई वाज टीचिंग इन अ कॉलेज, तो वहाँ पे भी बड़े बड़े स्टूडेंट्स के बीच में भी ये करके देखा है, और मीडियम क्लासेस में भी देखा है। तो हाँ, बहुत छोटे बच्चों में ये काम नहीं करेगा, जो अभी हम अर्ली चाइल्डहुड फेज में बात करें, उसमें ये काम नहीं करेगा, और उसमें आई डोंट थिंक टीचर्स जो है क्लास में काम भी करते हैं, उसमें तो पूरी तरह इन्वॉल्वमेंट चाहिए टीचर्स को बच्चों के साथ। लेकिन आप जो क्लास 4 to 8 दिस विल वर्क डेफिनेटली। 1 भी है मैम, 1 के भी क्लास टीचर है, तो उसमें ये प्रॉब्लम होगा। 1 में यू कैन नॉट डू दिस, बिकॉज 1 के बच्चे बहुत छोटे होते हैं, और वो नहीं कर सकते, उन्हें तो आपको किसी न किसी तरह इन्वॉल्व करके रखना है। या तो आप किसी चीज़ को कॉपी करने का दे दें, ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखें या ड्रॉ करें और बोलो कि आप कॉपी करें, कुछ ना कुछ टास्क देके छोड़े बच्चे। आप अगर एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपना काम कर रहे हो और वो चुपचाप बैठे रहे, नहीं मैम, ऐसा नहीं है, हम लोग तो टास्क देने के बाद ही बात कर रहे हैं, वो लोग तो करके फिर उसी काम में लग जाते हैं, मतलब कितना भी उनको बिजी रखें देखो वो उन्हें करते हैं। एंगेज तो करना ही पड़ेगा आपको किसी न किसी तरीके से, एंगेज और मैम एक क्वेश्चन और था, जैसे अच्छे बच्चे हैं वो सारा अपना वर्क एकदम टाइम पे डन कर लेते हैं, लेकिन जो थोड़े से पीछे बच्चे हैं, जो वीक बच्चे हैं, उनको अगर मतलब बुलाते हैं, करवाते नहीं, बच्चा करो ये करना है, उसके बाद भी वो अवॉइड करते हैं ये चीज़। तो मेरा था कि उनका इम्प्रूवमेंट कैसे हो सकता है? अच्छे बच्चे तो कर रहे हैं, लेकिन जो पीछे हैं, जो भाग रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं, उनको प्यार से डील कर रहे हैं, उसके बाद भी हम चाहते हैं इम्प्रूवमेंट हो कैसे होता है मैम? वो तो अलग से फिर उनको मोटिवेट करना होता है, तब वो थोड़ा इन्वॉल्व होना पड़ता है उसके साथ। देखो अच्छे बच्चे तो कर ही लेंगे, अच्छे बच्चे तो उनके अंदर ऑलरेडी दे आर सेल्फ मोटिवेटेड। चैलेंज तो उनके साथ ही है जो कि नहीं कर पा रहे, है ना? चैलेंज तो उन्हीं बच्चों के साथ होता है जो भी नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए आप अलग से ऐसे बच्चों को बुला सकते हो, कुछ अलग से उनके साथ एक मीट रख सकते हो, और उन्हें कुछ मोटिवेट कर सकते हो कि वहाँ कहाँ वो लैग कर रहे हैं, किस तरह से उनमें इंटरेस्ट जगाया जा सकता है, और कौन सा एक्स्ट्रा वर्क दिया जा सकता है जिससे कि इम्प्रूव हो सके, है ना?
Thank you so much, ma'am. Any questions? पूछो ना. और कोई क्वेश्चंस किन्हीं पेरेंट्स को है तो वो पूछ सकते हैं. Yes, प्लीज. Shreya is raising her hand. यस मैम, हाइपर किड्स के लिए क्या करें जो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव किड्स हो, उनके लिए क्या किया जाए? जो बहुत ज़्यादा एक्टिव मोड में रहते हैं, हमेशा करना है, फिर दौड़ना है, खेलना है, पढ़ने के समय भी दौड़ना है, तो उनके लिए क्या करें? Yeah, hyper kids are always a challenge. हाँ यस मैम. उनको फिर ज़्यादा इन्वॉल्व कराना पड़ेगा चीज़ों को. उनको ऐसा कुछ चैलेंजिंग टास्क देना होता है ताकि वो उसमें इन्वॉल्व हो. जैसे अब वो भी एज पे डिपेंड करता है. बिग क्वेश्चन लाइक अब किस एज ग्रुप के बच्चे के बारे में आप बात कर रहे हो? अर्ली चाइल्डहुड मैम. Early childhood. अबाउट 3 to 5 years. उनके जो कुछ ब्लॉक्स वाले जो गेम्स होते हैं है ना, उनको बेसिकली बैठना सिखाना होता है कि उसका वैसे ही उनका अटेंशन जो है बहुत कम होता है. अर्ली चाइल्डहुड होता है कितना होता है, कितनी देर का होता है? 5 years में you can expect 10 to 15 minutes. 5 years. ठीक है, तो उसी हिसाब से आप उतना ही 10 या 15 मिनट्स की आप एक उसमें बिठा सकते हो. 15 मिनट्स के बाद उनको उठना ही है और उनका जो है माइंड डाइवर्ट होगा ही. बट अगर 10 to 15 मिनट्स इफ दे आर एबल टू कॉन्सेंट्रेट, दे वोंट बी कंसिडर्ड एज हाइपर. ओके मैम. टास्क जो है उनकी डिजाइन करना पड़ता है, एक्टिविटीज डिजाइन करनी पड़ती है. एंड एज आई सेड कि थोड़ा बहुत जो है मैंने गेम्स वगैरह सजेस्ट किए, स्पॉट द डिफरेंसेस, पजल्स और ये सारे कुछ गेम्स दे सकते हैं हम लोअर लेवल के. लाइक जो गेम्स है उन सब चीज़ों की उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता है. Thank you so much, ma'am. Okay, you're welcome and I really felt so happy कि कुछ चीज़ें जो है जो मैं आप लोगों को बता पाई, समझा पाई. आई होप कि ये चीज़ें आप अप्लाई करेंगे एंड आप लोग ये सारी टिप्स. और अगर आप लोग चाहें तो मैं कुछ वर्कशॉप करा सकती हूँ जिसमें कि एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं. उसके लिए आप लोग मुझे बताएंगे कि वर्कशॉप अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं. Yes. Share your email ID, chat box. ओके फाइन. Have you any questions, sir? आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? बच्चा जो खाना पकाना मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज करता है, मतलब खाना खाते टाइम मोबाइल देखता है, मतलब बिना मोबाइल देखो खाना नहीं खाता. ये सजेशन स्कूल से आते ही वो उधर पका हुआ में खाना वगैरह खा लेगा, उस टाइम मोबाइल देखेगा, फिर मोबाइल देखता रहेगा, सो जाता है. शाम को जैसे खाना खाता है मोबाइल देखने लगता है. देखिए हम सब ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि बच्चे जो है मोबाइल से बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं. तो उसके लिए मैंने कुछ चीज़ें कुछ टिप्स दी हैं. आपने देखा होगा, आपने देखा है? जी हाँ. जी. तो एक तो मैंने कहा कि उनके लिए कुछ एक टाइम बनाना है कि मोबाइल वो कब देख सकते हैं. अगर आप देखो, अब मैंने जो डिसिप्लिन के लिए 3 चीज़ें कही, फर्म, फेयर एंड फ्रेंड. फर्म होना मतलब आप फर्म होगी ये बोल देना है कि जब खाने के समय मोबाइल नहीं देखना है तो नहीं देखना है. उस समय आप मोबाइल नहीं देना है. बच्चा खा लेगा तो बोलिए ठीक है, जब आप खा लोगे तो आपको हाफ एन आवर के लिए मोबाइल मिलेगा या 1 आवर के लिए मोबाइल मिलेगा. आप फिक्स अप कर दो टाइम. ठीक है, उस हिसाब से थोड़ा फर्म होना पड़ेगा, थोड़े रूल्स बनाने पड़ेंगे और एक रूटीन बनाना पड़ेगा कि जब हम मोबाइल नहीं दे रहे हैं तो बच्चे क्या करें. हम सजेस्ट करना पड़ेगा उन्हें कि आप क्या कर सकते हो. अगर आपके पास मोबाइल नहीं है तो
आप क्या कर सकते हो। तो बच्चे क्लूलेस हो जाते हैं, एक्चुअली उन्हें अभी तक आदत है, तो थोड़ा आपको हेल्प करनी पड़ेगी कि जब आप मोबाइल नहीं दे रहे हो तो उस समय बच्चे क्या करें, उसमें आपको हेल्प करनी पड़ेगी। आप सजेस्ट कर सकते हैं कि आप ये एक्टिविटी कर सकते हो, जो उसे पसंद है वही एक्टिविटी कराओ। बट बच्चा एक्चुअली मोबाइल से इतना एडिक्टेड है ना कि वो सोच ही नहीं पाता है कि मैं और क्या करूँ। हालांकि वो पसंद है उसे करना, लेकिन वो उसका माइंड जो है वो क्लोज हो चुका है, वो सोच नहीं पा रहा है। वो ऐसा एडिक्शन हो चुका है मोबाइल का कि वो सोच ही नहीं पा रहा है कि मैं ये भी कर सकता हूँ। उसमें आपको हेल्प करनी है, जो उसके इंटरेस्ट की चीज़ें हैं वही आप करवाएं, उसको सजेस्ट करें कि आप ये कर लो। और मोबाइल आपको मिलेगा, लेकिन आपको इतने ही टाइम के लिए मिलेगा जितने टाइम के लिए मैं चाहता हूँ कि आपके पास है। और एज आई सजेस्टेड कि हर मोबाइल में पेरेंटल कंट्रोल है। आप लोग आई एडवाइज यू, आई सजेस्ट यू टू लर्न दैट, है ना। तो आप इस तरह से इतने हेल्पलेस नहीं होंगे। आप अगर पेरेंटल कंट्रोल लगाते हैं, आप ऑफ कर दें मोबाइल में ऐप को, या मोबाइल ही ऑफ हो जाएगा। जितनी देर के लिए आप चाहते हैं बस उतनी देर ही ऑन रहेगा। So these are the tools available to you. 4 साल का है ना, जो मुझे देर से बोला थोड़ी देर रोए तो रोने दो, कोई बात नहीं। तो 2 दिन रोएगा, तीसरे दिन नहीं रोएगा। Thank you all of you. Or any questions, because we are just wind up this workshop. Yeah, now I think it's the time we should wind up. Anything else? कोई और क्वेश्चन तो नहीं है? Yeah, और any कोई है question you can तो ask. आप हाँ, अगर पूछना चाह रहे कि बच्चे को अच्छा को लगता है क्या है? मेरा सवाल ना नहीं आ रही आवाज। ये भाई जादू बेटी हाँ, तो पढ़ने का अगर मन नहीं करता है तो आप अलग अलग तरीके से उसको पढ़ा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप किताब को भी पढ़ने में। कितना बड़ा बच्चा है? 5 years का है ना, बच्चा तो छोटा है अभी। जडेजा को विकेट लेने लगा था 5 मोबाइल देना ही नहीं है अपने हाथ में, अब क्यों देते हो? कौन बना तो नहीं खाए, हाँ बहुत कितने लोग दिन नहीं बिल्कुल खाएगा? मान स्टेज को फिर गया तो नहीं रह न्यूट्रिशन सकता है। गया कैरी गया मैक्सिमम गया पकड़ी 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 मैं दोस्त को पहले शॉट कर सकता बहुला पूछ ही नहीं रहा हम देखिए ठीक है, थोड़ा सा उसकी बातों को इतना नहीं मानने की जरूरत है, थोड़े अपनी बात पे मनवाएं उससे। और जब वो समझ जाएगा कि हाँ नहीं, मुझे जब भी मैं रोता हूँ, खाना नहीं खाऊंगा तो मोबाइल मिल जाता है, तो और रोएगा और खाना नहीं खाएगा। उस समय तो बिल्कुल भी नहीं देना है। अगर वो आपकी बात मानता है तो एज ए रिवॉर्ड आप थोड़ी देर के लिए उससे मोबाइल ले सकते हैं एज ए रिवॉर्ड। अरे ले लिया जडेजा। खानी खाए और ये सब धमकी दे तब तो बिल्कुल भी नहीं देना है। ठीक है, यू आर नॉट पूजा को सो मौका दो पूजा पूछना चाहती हूँ बंद करिए अब रिकॉर्डिंग बंद कर रिकॉर्डिंग बंद कर दे अब रिकॉर्डिंग हो गया रिकॉर्डिंग बंद तो यहाँ कंट्रोल कर क्या ईमेल में उसको टीचर सब में और टीचर को भी थोड़ा